हेलो एवरीवन, वेलकम टू IQ टैब एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने गवर्नर के रिलेटेड जो भी पावर्स थी वो हम डिस्कस कर रहे थे, और अभी तक हमने गवर्नर की जो पावर्स है उसमें उनकी एग्जीक्यूटिव पावर को डिस्कस कर लिया। साथ ही साथ हमने लेजिस्लेटिव पावर भी देखा, फाइनेंशियल पावर्स भी कवर किया एंड जुडिशियल पावर्स भी। ठीक है, तो ये जो 4 पावर्स है वो हमने कंप्लीट कर लिए। नाउ अब हम कंपैरिजन देखेंगे प्रेसिडेंट वर्सेस गवर्नर का। पहला तो देखेंगे वीटो पावर्स में कंपैरिजन, सेकंड देखेंगे ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर में किस तरीके से दोनों की पावर है उसे कंपेयर करेंगे, एंड लास्ट में हम पार्डनिंग पावर देखेंगे कंपैरिजन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहला कंपैरिजन है वीटो पावर्स का। ठीक है, तो अगर हम बात करें सबसे पहले प्रेसिडेंट की, तो विद रिगार्ड टू ऑर्डिनरी बिल्स, यानी सबसे पहले हम ऑर्डिनरी बिल्स में देखेंगे किस तरीके से वीटो पावर को यूज़ किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट के द्वारा। तो यहाँ पे बताया गया है कि एवरी ऑर्डिनरी बिल आफ्टर इट पास बाय बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा जब पास हो जाता है, आइदर साइंगली और एट अ जॉइंट सिटिंग, मतलब सिंगली, मतलब या तो दोनों हाउसेज से सिंगली पास हो रहा है, चाहे लोकसभा से हो पहले फिर उसके बाद राज्यसभा, या फिर राज्यसभा से पहले फिर लोकसभा से, या फिर जॉइंट सिटिंग के थ्रू हो रहा है। कई बार क्या होता था कि लोकसभा से पास हो गया बट राज्यसभा पास ही नहीं कर रही, 6 महीने का टाइम हो गया, डेडलॉक क्रिएट हो गया उस पर्टिकुलर ऑर्डिनरी बिल में, तो फिर जो है वहाँ पे जॉइंट सिटिंग के थ्रू उस पर्टिकुलर बिल को पास करवाया जाता है। ठीक है, जब इस तरीके से जब बिल पास हो जाता है, इट इज़ प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज एसेंट, तो प्रेसिडेंट को बेसिकली बिल पास किया जाता है उनके एसेंट के लिए, एंड ही शी हैज़ 3 ऑल्टरनेटिव। उस समय प्रेसिडेंट के पास 3 ऑल्टरनेटिव्स होते हैं उस पर्टिकुलर बिल पे एसेंट देने के। पहला, ही शी में गिव हिज एसेंट टू द बिल बिकम्स एन एक्ट, यानी कि अगर प्रेसिडेंट ने अपनी एसेंट दे दी उस पर्टिकुलर बिल में तो विल बिकम एक्ट बन जाएगा। Second, he she may withhold his assent to the bill then end and does not become amend, यानी एक बार बिल को विदहोल्ड करके रख दिया, तो यानी कि विदहोल्ड करने का मतलब है अपनी एसेंट नहीं दे रहे, और एसेंट अगर नहीं दिया तो बिल कभी एक्ट नहीं बन पाएगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन होता है उनके पास कि ही शी may return the bill for the reconsideration of the house if the bill is passed by both the houses again with or without amendment and presented to the president for his assent, then the president must, this is very important, must give his or assent to the bill, then the president enjoys only a suspension veto। अब सस्पेंसिव वीटो क्या होती है, आई एम श्योर आपको पता होगा, क्योंकि प्रेजेंट वाले चैप्टर में हमने इसको अच्छे से डिस्कस भी किया था। जितनी भी सारी वीडियोस थी वो सब हमने डिस्कस करी थी। अगर कोई भी डाउट हो तो सबसे पहले आप उस वीडियो को प्रेजेंट वाला चैप्टर जो है उसको आप एक बार देखिए, ताकि उसके बाद आपको ईजिली जो है समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ सस्पेंसिव वीटो में कि यहाँ पे बिल को जब रिटर्न किया गया कि कंसिडर किया जाए दोनों हाउसेस के द्वारा, वो हाउसेस के ऊपर हैं कि वो सेम बिल को वापस भेज दें, अमेंडमेंट के साथ भेजें या फिर विदाउट अमेंडमेंट भेजें। तो सेकंड टाइम जब बिल वापस प्रेसिडेंट के पास जा रहा है तो प्रेसिडेंट को अपनी एसेट देनी ही देनी पड़ेगी। तो इस सेंस में हम कहते हैं कि प्रेसिडेंट जो है सस्पेंसिव वीटो को एंजॉय करता है। ठीक है, तो ये हमने ऑर्डिनरी बिल्स के केस में देखा कि अगर दोनों ही हाउसेस से अगर बिल पास हो रहा है सिंगली या फिर जॉइंटली, तो उस केस से प्रेसिडेंट के पास 3 ऑप्शन है, या तो एसेंट दो, या तो एसेंट मत दो, या तो रिटर्न करो। रिटर्न करने के बाद अगर वापस आएगा तब तो एसेंट देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमने देखा प्रेसिडेंट के केस में। अब गवर्नर के केस में देखते हैं। तो यहाँ बताया गया है कि एवरी ऑर्डिनरी बिल आफ्टर इट पास बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इन केस ऑफ यूनिकैमरल लेजिस्लेचर अगर है तो सिर्फ एक ही असेंबली से पास होगा। अगर मान लो दोनों हैं, इफ बोथ हाउस, इन केस ऑफ बाइकैमरल लेजिस्लेशन है, आइदर इन द फर्स्ट इंस्टांस और द सेकंड इंस्टांस, इट इज़ प्रेजेंटेड टू द गवर्नर के पास जाएगा एसेंट के लिए, एंड गवर्नर के पास उस ऑर्डिनरी बिल में 4 ऑल्टरनेटिव्स प्रेजेंट होते हैं। पहला कि वो एसेंट दे दे उस बिल को, जैसे ही एसेंट मिल जाएगा तो बिल बिकम एक्ट बन जाएगा। सेकंड कि विदहोल्ड करके रख ले एसेंट को, अगर उन्होंने विदहोल्ड कर दिया तो बिल बेसिकली एंड हो जाएगा और एक्ट नहीं बन पाएगा। थर्ड ऑप्शन है कि वो रिटर्न कर दे बिल को कंसिडरेशन के लिए। एक हाउस को अगर मान लो एक ही सिर्फ असेंबली है उस पर्टिकुलर स्टेट में तो एक ही हाउस के पास जाएगा, अगर असेंबली के साथ साथ काउंसिल भी है तो दोनों हाउसेस के पास जाएगा वो बिल। एंड इफ़ द बिल इज़ पास बाय हाउस और द हाउस इज अगेन विद और विदाउट अमेंडमेंट, जो कि हमने यहाँ पर देखने को मिला था कि जब रिटर्न किया जा रहा है तो हाउस के ऊपर है कि वो अमेंडमेंट के साथ उसको बेसिकली दे, बिल को पास करे, या फिर विदाउट अमेंडमेंट्स दे। तो उस केस में अगर वापस से बिल गवर्नर को दिया जा रहा है तो गवर्नर इज मस्ट, यानी अगेन यहाँ पे गवर्नर जो है बाइंडिंग है कि उनको एसेंट देनी ही देनी पड़ेगी। जिस तरह से यहाँ पे प्रेजेंट में देखा था हमने कि उनको एसेंट देनी पड़ेगी, तो गवर्नर के केस से भी उनको एसेंट देनी ही पड़ेगी उस पर्टिकुलर बिल में, एंड देन गवर्नर एंजॉय ओनली अ सस्पेंसिव वीटो।
ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं कि हमारे गवर्नर सस्पेंसिव वीटो को एंजॉय करते हैं। बट एक फोर्थ ऑप्शन जो है देखने को मिलेगा गवर्नर के पास एक्स्ट्रा है, वो क्या है कि वो रिजर्व रख सकते हैं बिल को फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। अब बिल को क्यों रिजर्व रखना है, क्या क्या कंडीशंस थी, जिन जिन कंडीशंस को हमने डिस्कस किया था कि इस कंडीशन अगर होगी, जैसे नेशनल इंपॉर्टेंस का कोई हो गया, अगर ऐसा कोई बिल ला रहे हो जिससे डीपीएसपी वायलेट हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के कोई प्रोविजंस वायलेट हो रहे हैं, तो वो कंडीशन हमने कल की वीडियो में डिस्कस कर ली थी। तो अगर उस कंडीशन के हिसाब से अगर बिल होगा तो वो गवर्नर जो है उसको रिजर्व कर लेंगे प्रेसिडेंट की एसेंट के लिए, ठीक है। यानी बेसिकली एक बार प्रेसिडेंट को पता होना चाहिए कि भाई इस मैटर के ऊपर जो स्टेट लेजिस्लेचर बिल लेके आ रहा है, एंड प्रेसिडेंट के बिहाफ में बेसिकली बैकग्राउंड में कौन है आपका, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो उनको पता होना चाहिए भाई स्टेट में इस तरीके से बिल लाया जा रहा है, तो उसमें एसेंट देनी चाहिए, उस बिल को एक्ट बनाना चाहिए या फिर नहीं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे बताया गया है कि व्हेन अ स्टेट बिल, प्रेसिडेंट की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। व्हेन अ स्टेट बिल इज रिजर्व बाय द गवर्नर फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट हैज़ 3 ऑल्टरनेटिव, ठीक है। यानी जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पे गवर्नर ने प्रिजर्व कर दिया है स्टेट में जो स्टेट का जो बिल है, तो जैसे वो बिल प्रेसिडेंट के पास आएगा तो प्रेसिडेंट के पास अगेन 3 ऑल्टरनेटिव्स होते हैं उस पर्टिकुलर बिल से रिलेटेड। पहला कि या तो उस बिल में अपनी एसेंट दे दें, एसेंट देंगे तो बिल बिकम एक्ट बन जाएगा, या तो विदहोल्ड करके रख ले अपनी एसेंट को, अगर विदहोल्ड करेंगे तो बिल एंड हो जाएगा और एक्ट नहीं बन पाएगा। देन कि he she may return the bill for reconsideration of the house or houses of the state legislature. When a bill is to return, the house or houses have to reconsider within the 6 month, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको देखनी पड़ेगी कि प्रेसिडेंट ने जब बिल को रिटर्न किया है एक हाउस में या फिर दोनों हाउसेस में, जहाँ पे दोनों हाउसेस होंगे, तो वो पर्टिकुलर जो बिल है वो कंसिडर करना है विदिन 6 मंथ के अंदर, ठीक है। इफ द बिल इज पास्ड बाय द हाउस एंड हाउसेस अगेन विद और विदाउट अमेंडमेंट एंड presented to the president for his assent, the president is not bound to give his assent of the bill। तो ये वर्ड कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूज कर सकता है कि यहाँ पे मस्ट तो नहीं है। तो याद रखना स्टेट का जो बिल है अगर वो वापस से रिटर्न होकर प्रेसिडेंट के पास जा रहा है रिकंसिडरेशन करने के बाद विद और विदाउट अमेंडमेंट के साथ, तो प्रेसिडेंट बाउंड नहीं होते हैं अगेन कि उनको एसेंट देना है या नहीं देना, ठीक है। he she may have his assent to such a bill without withhold his assent, मतलब वही है अगेन वो अपनी एसेंट को विदहोल्ड करके रख सकते हैं, ठीक है। यानी कि बिल वापस से रिटर्न भी आ गया है, अगेन प्रेसिडेंट के पास 2 ऑप्शन है, या तो अपनी एसेंट दे दें या तो अपनी एसेंट ना दे, विदहोल्ड कर दे। विदहोल्ड कर देंगे तो वो बिल बेसिकली एंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं जो है ये पॉइंट कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है समझने के लिए, बिकॉज यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो सकती है। बिकॉज जब सेंटर कोई बिल आता है रिटर्न होके तो वो प्रेजेंट मस्ट है कि वो बाइंडिंग है कि उन्हें एसेंट देना ही पड़ेगा। गवर्नर के केस पे भी अगर रिटर्न होके आता है तो वो मस्ट है बेसिकली एसेंट देना ही पड़ेगा। पर अगर स्टेट का कोई बिल है प्रेसिडेंट के पास जा रहा है, प्रेसिडेंट ने उसे रिकंसिडर करने के लिए वापस भेजा है, वापस से बिल प्रेसिडेंट के पास आ रहा है, तो प्रेजेंट बाइंडिंग बिल्कुल नहीं है। वो चाहे तो बिल पे एसेंट दे भी सकते हैं और या फिर बिल को रिजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये 3 ऑल्टरनेटिव्स आपके क्लियर होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे गवर्नर के बारे में बता रखा है कि व्हेन द गवर्नर रिजर्व्स अ बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ही शी विल नॉट हैव एनी फर्दर रोल इन द इनैक्टमेंट ऑफ द बिल। यानी एक बार वो पर्टिकुलर बिल गवर्नर ने रिजर्व करके रख दिया प्रेसिडेंट के लिए, तो उस पर्टिकुलर बिल में क्या होगा, एसेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, किस तरीके से इनैक्टमेंट होगा, वो उसका कोई रोल, मतलब गवर्नर का वहाँ पे फिर कोई रोल नहीं रह जाता है। वो सिर्फ अब प्रेसिडेंट के ऊपर है, ठीक है, कि प्रेसिडेंट उसमें अपनी हामी दे सकते हैं या फिर नहीं दे सकते, या तो उसको एक्ट बना देंगे या फिर उसको रिजेक्ट कर देंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो प्योरली जो रोल होगा वो प्रेसिडेंट का रह जाएगा, गवर्नर का कोई रोल नहीं रहेगा उस पर्टिकुलर बिल पे। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि इफ़ द बिल इज़ रिटर्न बाय द प्रेसिडेंट फॉर द रिकंसिडरेशन ऑफ द हाउस और हाउसेज एंड इट इज़ पास्ड अगेन, द बिल मस्ट बी प्रेजेंटेड अगेन फॉर द प्रेसिडेंट एसेंट ओनली। इफ द प्रेसिडेंट गिव्स हिज और एसेंट ऑफ द बिल इट बिकम्स एक्ट। दिस मीन्स दैट द एसेंट ऑफ द गवर्नर इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, ठीक है। यानी कि एक बार गवर्नर ने कोई बिल को रिजर्व रख दिया प्रेसिडेंट के लिए, अब प्रेसिडेंट ने फर्स्ट मतलब पहली बार जैसे बिल आया या तो उन्होंने उसको एसेंट दे दिया या तो नहीं दिया या फिर रिटर्न कर दिया। अगर रिटर्न जब किया जा रहा है हाउस में, हाउस के ऊपर है कि वहाँ पे वो अमेंडमेंट करे या ना करे, पर जब वापस से रिकंसिडर वापस से बिल जाएगा तो वापस से बिल गवर्नर से होते हुए नहीं जाएगा, क्योंकि पहली बार देखने को मिलेगा कि गवर्नर उस पर्टिकुलर बिल को प्रेसिडेंट के पास भेज रहे हैं, बट क्योंकि जब रिटर्न किया गया हाउस को तो हाउस का बिल जो डायरेक्टली प्रेसिडेंट के पास जाएगा, गवर्नर के पास नहीं जाएगा। यानी गवर्नर की जो एसेंट है कहीं ना कहीं वो रिक्वायर्ड नहीं होगी उस पर्टिकुलर बिल में, क्योंकि वो बिल पूरी तरह से प्रेसिडेंट के पास चले गया है, ठीक है। तो यहीं पे ये चीज़ बोला गया, गवर्नर इज नो लॉन्गर
रिक्वायर्ड, ठीक है, उनकी एसेंट अब उतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है उस पर्टिकुलर बिल को एक्ट बनाने की। ओके, तो यहाँ पे आपने और ऑर्डिनरी बिल्स के बारे में समझ लिया किस तरीके से ऑल्टरनेटिव्स देखने को मिलते हैं सेंटर में और स्टेट में, और किस तरीके से स्टेट का बिल जब प्रेजेंट के पास जाता है तो किस तरीके से ऑल्टरनेटिव्स होते हैं। अब हम मेनली फोकस करेंगे मनी बिल्स के केसेस में क्या क्या होता है। पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट के केस में। तो एवरी मनी बिल आफ्टर इट इज़ पास्ड बाय द पार्लियामेंट, यानी अगेन लोकसभा राज्यसभा से एक बार पास्ड हो गया है मनी बिल, इट इज़ प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज एसेंट के लिए जाता है। एंड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा दो ही ऑल्टरनेटिव्स हैं, यानी मनी बिल के केस में प्रेजेंट के पास दो ऑल्टरनेटिव्स होते हैं। पहला, या तो अपनी एसेंट दे दे, एसेंट मिल गई तो बिल एक्ट बन जाएगा, या तो एसेंट विदहोल्ड करके रख दे। विदहोल्ड करने का मतलब आप रिजेक्ट कर रहे हो, रिजेक्ट कर रहे हो तो बेसिकली बिल एंड हो जाएगा, वो एक्ट बन ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे जो रिटर्न का ऑप्शन होता है वो प्रेजेंट के पास नहीं होता है, ठीक है। Thus, the president cannot return a money bill for a consideration of the parliament. Normally, the president gives his assent to a money bill as it is introduced in parliament with his previous permission. ठीक है, बिकॉज जैसे कि हम जानते हैं कि फाइनेंशियल पावर जब हम देख रहे थे प्रेसिडेंट की, तो वहाँ पे सबसे पहले यही बताया गया था कि कोई भी मनी बिल अगर होगा तो वो पार्लियामेंट में तभी रखा जाएगा जब प्रेसिडेंट की जो है प्रायर परमिशन लेके ही जाएगा, ठीक है। यानी पहले प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन होगी, परमिशन के बाद ही दोनों ही हाउसेस पे वो पर्टिकुलर बिल को भेजा जाएगा और पास किया जाएगा। तो अगर पहले ही प्रीवियस परमिशन ले ली गई है तो वो जो ऑप्शन था रिटर्न करने का वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। अब यानी कि अगर वो रिटर्न वाला ऑल्टरनेटिव अगर प्रेसिडेंट के पास नहीं है तो यानी दो ही ऑप्शन के पास बचता है, या तो एसेंट दे या फिर रिजेक्ट कर दे बिल को, ठीक है। तो मनी बिल के केस में हमने देख लिया कि रिटर्न वाला कोई ऑप्शन नहीं है, या तो एसेंट देना है या तो विदहोल्ड करके रख देना है इन केस ऑफ प्रेसिडेंट। नेक्स्ट, अगर गवर्नर की पावर देखिए मनी बिल के केसेस में, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि एवरी मनी बिल आफ्टर इट इज पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर यूनिकैमरल या फिर बाइकैमरल एंड इट इज प्रेजेंटेड टू द गवर्नर फॉर हिज हर एसेंट। तो उनके पास तीन ऑल्टरनेटिव्स होते हैं अगेन, ठीक है। यहाँ पे तीन ऑल्टरनेटिव्स है। पहला कि वो एसेंट दे दे बिल को, देन बिल बिकम एक्ट बन जाएगा। विदहोल्ड कर दे यानी बिल बेसिकली जो एंड हो जाएगा, एक्ट नहीं बन पाएगा। तीसरा ऑप्शन क्या है कि वो रिजर्व कर दे उस बिल को फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट के लिए वो पर्टिकुलर बिल को रिजर्व कर दे। अगेन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे गवर्नर के पास जो है रिटर्न का ऑप्शन नहीं है। क्यों रिटर्न का ऑप्शन नहीं है? बिकॉज स्टेट लेजिस्लेचर भी जब इस तरह से मनी बिल लेके आता है तो उस पर्टिकुलर स्टेट लेजिस्लेचर में उस मनी बिल को लाने से पहले ही गवर्नर की प्रायर परमिशन ले ली जाती है। जब गवर्नर से पहले परमिशन ले ली गई है देन स्टेट लेजिस्लेचर में उसको प्रेजेंट किया गया है, तो दैट्स वाई उनके पास अगेन रिटर्न का ऑप्शन नहीं रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया दस गवर्नर कैन नॉट रिटर्न अ मनी बिल फॉर द रिकंसिडरेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। नॉर्मली द गवर्नर gives his or assent to a money bill as it is introduced in the state legislature with his prior permission, ठीक है। देखो नॉर्मल केसेस में, क्योंकि देखो मनी बिल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी आप ऐसा कोई बिल लेके आ रहे हो जो कहीं ना कहीं पैसों से जुड़ा हुआ है, तो आप भी चाहते हो कि सेंटर हो या स्टेट हो, उनका जो भी मैटर है उस पर्टिकुलर उसमें, तो आप उसको मतलब बेसिकली एंड मत करो अनलेस एंड अनटिल अगर उसकी वैल्यू इतनी नहीं है उस पर्टिकुलर बिल की, या फिर आपको लग रहा है कि पार्लियामेंट या फिर या स्टेट लेजिस्लेचर है कुछ ज़्यादा ही उस मनी बिल में जो है अपनी डिमांड रख रहा है, मतलब वट एवर रीजन्स। तो नॉर्मली केसेस में देखा जाता है कि प्रेसिडेंट के द्वारा और गवर्नर के द्वारा जो एसेंट दे दिया जाता है अपने जो भी रिस्पेक्टिव बिल्स होते हैं, चाहे सेंटर में पार्लियामेंट का द्वारा अगर मनी बिल लाया जा रहा है उसमें प्रेसिडेंट एसेंट दे रहे हैं, और स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा जो मनी बिल लाया जा रहा है उसमें गवर्नर एसेंट दे रहे हैं। बट बहुत कम चांसेस ही होते हैं जहाँ पे प्रेसिडेंट रिजेक्ट करते हैं या फिर गवर्नर रिजेक्ट करते हैं मनी बिल को, ठीक है। ऑर्डिनरी बिल को तो मान सकते हैं कि चलो ठीक है, बट मनी बिल काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मनी बिल क्या होता है, कितनी उसकी इंपॉर्टेंस है, वो आपको देखनी पड़ेगी प्रेजेंट वाले चैप्टर में कि किस तरीके से हमने वहाँ पे डिस्कस किया है। नेक्स्ट हम डिफरेंस देखते हैं कि जैसे एक बार मनी बिल जो है गवर्नर ने रिजर्व कर दिया प्रेसिडेंट के लिए, एंड वो बिल जब प्रेसिडेंट के पास आएगा तो वहाँ पे देखने को मिलेगा कि व्हेन अ मनी बिल इज रिजर्व बाय द गवर्नर फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, द प्रेसिडेंट हैज़ टू ऑल्टरनेटिव्स होते हैं यहाँ पे अगेन। पहला कि या तो एसेंट दे दे बिल को एसेंट देंगे तो बिल एक्ट बन जाएगा, या तो बिल को विदहोल्ड करके रख ले अपनी एसेंट को, यानी बिल एंड हो जाएगा और एक्ट नहीं बन पाएगा, ठीक है। दस द प्रेसिडेंट कैन नॉट रिटर्न अ मनी बिल फॉर द रिकंसिडरेशन ऑफ द स्टेट असेंबली एज इन केस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। तो यानी कि अगर भले ही सेंटर के द्वारा मनी बिल आया हो तो वहाँ पे भी रिटर्न का ऑप्शन नहीं है। अगर स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा अगर मान लो कोई मनी बिल आया प्रेसिडेंट के पास, तो अगेन वहाँ पे भी रिटर्न का ऑप्शन नहीं होता प्रेसिडेंट के पास, या तो उन्हें एसेंट देनी पड़ेगी या तो उसको रिजेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है।
गवर्नर के केस में देखें तो व्हेन द गवर्नर रिजर्व करता है मनी बिल को फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, ही शी विल नॉट हैव एनी फर्दर रोल इन द इनेक्टमेंट ऑफ द बिल। जैसे कि हमने ऑर्डनरी बिल में भी देखा था कि एक बार गवर्नर ने डिसाइड कर लिया कि चाहे वो ऑर्डनरी बिल हो चाहे वो मनी बिल हो, उसको मैं बेसिकली प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रख रहा हूँ, तो उस पर्टिकुलर बिल में गवर्नर का कोई रोल नहीं रह जाएगा। इफ़ द प्रेसिडेंट गिव एसेंट, बिल को अगर एसेंट देते तो एक्ट बन जाएगा। दिस मीन्स दैट द एसेंट ऑफ द गवर्नर इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड इन दैट केस, जहाँ पे बिल को जो है कंसिडर करने के लिए भेजा गया प्रेसिडेंट पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बेसिकली जो वीटो पावर है प्रेसिडेंट और गवर्नर से हमने कंपेयर कर ली, एंड आई होप आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट बेसिकली हम मूव करते हैं ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर। तो यहाँ पे सबसे पहला डिफरेंस बताया गया है। प्रेजेंट के केस में डिफरेंस नहीं, सॉरी कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे। प्रेजेंट केस में ही शी कैन प्रोमलगेट एन ऑर्डिनेंस ओनली व्हेन बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट आर नॉट इन सेशन और व्हेन आइदर ऑफ द टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन। मतलब ज़रूरी नहीं है कि दोनों हाउसेस अगर नहीं होंगे तभी ला सकते हैं, अगर एक भी हाउस अगर नहीं है, ठीक है, बिकॉज हम देखते हैं राज्यसभा डिसॉल्व नहीं होता है, तो अगर मान लो लोकसभा नहीं है तो भी प्रेसिडेंट ला सकता है। अगर लोकसभा राज्यसभा दोनों ही नहीं है सेशन में तो भी प्रेसिडेंट जो है ऑर्डिनेंस लेके आ सकते हैं। The second provision implies that an ordinance can also be promulgated by the president when only one house is in session हो, because a law can be passed by both the houses, not by the one houses alone। अब मेन डाउट ये आएगा कि अगर मान लो ठीक है लोकसभा नहीं है बट राज्यसभा तो है, अगर राज्यसभा है तो वो लॉ लेके आ जाएगी, वो बेसिकली उसको इम्प्लीमेंट कर लेगी, तो प्रेसिडेंट को ऑर्डिनेंस लाने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि कोई भी पर्टिकुलर लॉ एक्ट तब बनता है या फिर वो पास तब होता है जब वो दोनों हाउसेस के द्वारा पास्ड होते हैं। कि अगर एक हाउस नहीं है दूसरा हाउस प्रेजेंट है तब भी वो पूरी तरीके से पास नहीं हो पाएगा, और जब वो पूरी तरह से पास ही नहीं हो पा रहा तो उसका लाने का मतलब ही नहीं है। इसलिए जो है कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारे प्रेसिडेंट को पावर दी गई है कि ऐसी सिचुएशन जब होती है जब दोनों हाउसेज जो है सेशन में नहीं है या फिर सिर्फ एक ही हाउस जो है सेशन में है, तो उस केस में वो ऑर्डिनेंस ला के उस पर्टिकुलर लॉ को लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा प्रेजेंट के केस में। अब हम देखते हैं गवर्नर के केस में बोला गया है कि ही शी कैन प्रोमलगेट एन ऑर्डिनेंस ओनली व्हेन द लेजिस्लेटिव असेंबली इन केस ऑफ यूनिकैमरल लेजिस्लेचर इज नॉट इन सेशन। यानी अगर किसी पर्टिकुलर स्टेट में सिर्फ एक ही असेंबली है, अगर वो सेशन में नहीं है तब गवर्नर लेके आ सकते हैं, या फिर अगर किस पर्टिकुलर स्टेट में बाई कैमरल लेजिस्लेचर है यानी कि दोनों हाउसेज वहाँ पे प्रेजेंट है, लेजिस्लेटिव असेंबली भी और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, तो उस केस में क्या होगा, व्हेन बोथ द हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटर नॉट इन द सेशन और व्हेन आइदर ऑफ द टू हाउसेज ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर इज नॉट इन द सेशन, देन द लास्ट प्रोविजन implies that the ordinance can be promulgated by the governor when only one house in case of bicameralism is in session, because a law can be passed by both the houses not by only one houses alone। ठीक है, अब देखो स्टेट में क्या हो रहा है। कुछ ऐसे स्टेट है जहाँ पे असेंबली और काउंसिल दोनों हैं। ठीक है, अगर मान लो दोनों ही हाउसेस अगर सेशन में नहीं है तो गवर्नर लेके आ रहे हैं, अगर मान लो असेंबली नहीं है फिर काउंसिल ही है तब भी लेके आ रहे हैं, बिकॉज लॉ दोनों के द्वारा पास होगा। बट एक ऐसा स्टेट जहाँ पे सिर्फ असेंबली ही असेंबली है, और असेंबली का भी हम देखते हैं सिर्फ कि जब वो सेशन में है तब तो असेंबली खुद लॉ लेके आएगी, बट अगर स्टेट असेंबली भी सेशन में नहीं है तो उस समय कौन लॉ, अगर मान लो बहुत इंपॉर्टेंट है उस मैटर पे लॉ लाना, तो ऑर्डिनेंस के थ्रू गवर्नर जो है बेसिकली लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो ऑलमोस्ट मतलब सेम ही है यहाँ पे। ठीक है, सेकंड बोला जा रहा है कि ही शी कैन प्रोमलगेट एन ऑर्डिनेंस ओनली व्हेन he she is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action। अब मेन चीज़ ये है कि क्या अपनी मर्जी से प्रेसिडेंट किसी भी इशू के ऊपर किसी भी मैटर के ऊपर ऑर्डिनेंस ला सकता है, तो ऐसा नहीं है। उनको पहले सेटिस्फाई होना पड़ेगा कि जो सर्कमस्टांसेस यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं वो इतने ज़्यादा ज़रूरी हैं और वहाँ पे उस पर्टिकुलर इशू के ऊपर इमीडिएट एक्शन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दैट्स वाई उनको प्रोमलगेट करना पड़ रहा है ऑर्डिनेंस। ठीक है, तो इन सर्कमस्टांसेस को इस तरीके से देखना पहले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर सर्कमस्टांसेस सही हैं, इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है उस मैटर के ऊपर लॉ लेके आना, तो वेट कर सकते हैं जब तक असेंबली वापस रीअसेंबल होगी, नए सेशन में आएगी तो वही लॉ लेके आ जाएगी। बट अगर मैटर इतना ज़्यादा सीवियर हो गया है, इमीडिएट एक्शन लेना ज़रूरी है, सर्कमस्टांसेस बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, तब तो प्रेसिडेंट को प्रोमलगेट करना ही पड़ेगा ऑर्डिनेंस को। ठीक है, सिमिलरली गवर्नर के केस में देखते हैं तो ही शी कैन प्रोमलगेट एन ऑर्डिनेंस ओनली व्हेन ही या शी सेटिस्फाइड द सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट व्हिच रेंडर इट नेसेसरी फॉर हिम टू टेक इमीडिएट एक्शन। थर्ड बोला जा रहा है कि हिज हर ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर इज को एग्जिस्टेंस विद द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द
parliament. This means that he she can issue ordinance only on those subject on which the parliament can make laws. ठीक है, कोएग्जिस्ट मतलब यानी जिस मैटर के ऊपर हमारा जो सेंटर है या फिर पार्लियामेंट लॉ बना सकता है, उन मैटर्स के ऊपर ही हमारे प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस लेके आ सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि स्टेट लिस्ट में जो मैटर है उनके ऊपर भी ऑर्डिनेंस लेके आ रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोएग्जिस्टेंस है ये पावर, लॉ मेकिंग की जो पावर है या फिर ऑर्डिनेंस मेकिंग की जो पावर है वो प्रेसिडेंट की और पार्लियामेंट की कोएग्जिस्टेंस है। ठीक है, नेक्स्ट हम गवर्नर की बात करते हैं। यहाँ पे बोला गया है हिज हर ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर इज कोएग्जिस्टेंस विद द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द state legislature. This means that he she can issue ordinance only on those subject on which the state legislature can make law. ओके तो यानी कि स्टेट लिस्ट में जो मैटर्स है उन्हीं मैटर्स के ऊपर स्टेट लेजिस्लेचर भी लॉ लेके आ सकती है, और उसी तरीके से ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो है गवर्नर की उन्हीं पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में देखने को मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट आपका फोर्थ है एन ऑर्डिनेंस इशूड बाय द हिम हर इट हैज़ द सेम फोर्स एंड इफेक्ट एज एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, अब मेन चीज़ है जिस तरह से पार्लियामेंट को लॉ लेके आती है उसका इफेक्ट जिस तरीके से देखने को मिलता है, जिस तरीके से उसे इम्प्लीमेंट किया जाता है उसी सेम फोर्स के द्वारा जो है प्रेसिडेंट के द्वारा जो ऑर्डिनेंस लेके आएगा उसको भी उसी तरीके से उसका वही इफेक्ट होना चाहिए सोसाइटी के अंदर, उसे उसी तरीके से इम्प्लीमेंट करवाना जिस तरह से आप नॉर्मली पार्लियामेंट का कोई भी एक्ट होता है इम्प्लीमेंट करवाते हो। सिमिलरली गवर्नर की बात करें तो सेम चीज़ है कि ऑर्डिनेंस जो इशू किया जाता है गवर्नर के द्वारा उसका भी सेम फोर्स और सेम इफेक्ट होना चाहिए। एज एन केस में स्टेट लेजिस्लेचर के केस में देखा जाता है कि जिस एक्ट को वो इम्प्लीमेंट करते हैं उसी तरीके से सेम इफेक्ट के साथ ऑर्डिनेंस जो लेके आया जा रहा है गवर्नर के द्वारा उनका इम्प्लीमेंटेशन भी उस तरीके से होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे बोला जा रहा है फिफ्थ पॉइंट है An ordinance issued by President is subject to the same limitation as an act of Parliament. This means that ordinance issued by President will be invalid to the extent it make any provision which Parliament cannot make. ठीक है, यानी मेन चीज़ वही है कि पार्लियामेंट के पास जो लॉ मेकिंग पावर है वो अनलिमिटेड नहीं है, एक लिमिटेड है। यानी आप उसी पर्टिकुलर कह सकते हैं एक्सटेंट तक अपनी पावर को एक्सरसाइज कर सकते हो जहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशन ने वो पावर दी है। अब भले ही पार्लियामेंट में कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है पार्लियामेंट की जो लॉ मेकिंग पावर है उसको लिमिट कर रखा है कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर ही जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो चीज़ें हैं उसके हिसाब से ही आपको जो है लॉ बनाना है। ऐसा नहीं है कि आप एक ऐसा लॉ लेके आ जाओ जो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविजन को ही ब्रीच कर रहा हो। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। तो उसी तरीके से हमारे प्रेजेंट भी कहीं ना कहीं वो बाउंड है, उनके पास भी वही लिमिटेशंस देखने को मिलती है जब भी वो पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट के ऊपर लॉ बनाते हैं जिस तरीके से पार्लियामेंट के पास वो एक तरह से लिमिटेशन है। ठीक है, सिमिलरली अगर देखने को मिलेगा गवर्नर केस में तो ऑर्डिनेंस इशूड बाय गवर्नर इज सब्जेक्ट टू द सेम लिमिटेशन एज एन एक्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, यानी स्टेट लेजिस्लेचर के पास जो लिमिटेशन है वही लिमिटेशन जो है गवर्नर के पास भी है। दिस मीन्स दैट द ऑर्डिनेंस इशूड बाय गवर्नर विल बी इनवैलिड टू द एक्सटेंट इट मेक एनी प्रोविजन विच द स्टेट लेजिस्लेचर कैन नॉट। ठीक है, यानी ऐसे मैटर के ऊपर जहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर भी कानून नहीं बना सकते और आप वहाँ पे उस पर्टिकुलर चीज़ में अगर ऑर्डिनेंस लेके आ रहे हो तो वो कहीं ना कहीं इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, और इनवैलिड करने का काम किसका है, ये देखना कि वो पर्टिकुलर लॉ जो लाया जा रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के हिसाब से है या नहीं। ठीक है, तो वो जुडिशरी का है। प्रेजेंट के केस में आपका सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को चेक करेगा, गवर्नर के केस में आपका जो हाई कोर्ट है वो इसको चेक करेगा। नेक्स्ट है 6 पॉइंट कि प्रेसिडेंट कैन विदड्रॉ एन ऑर्डिनेंस एट एनी टाइम, यानी ऐसा नहीं है कि एक बार लेके आ गए तो उसको रिमूव करने में या फिर उसको विदड्रॉ करने में काफ़ी टाइम लग सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, किसी भी टाइम अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि ठीक है सिचुएशन अब जो है काम हो गई है, सिचुएशन अब पहले से बेटर हो चुकी है, अब बेसिकली अब जब लगेगा कि इस असेंबली को आना है या फिर जो पार्लियामेंट को आना है तब बेसिकली उस हिसाब से देख लिया जाएगा। बट राइट नाउ उस पर्टिकुलर लॉ की जो है फर्दर कोई ज़रूरत नहीं है, उस पर्टिकुलर ऑर्डिनेंस की अभी फर्दर ज़रूरत नहीं है, तो उसको विड्रॉ किया जा सकता है किसी भी टाइम पे। सिमिलरली गवर्नर के पास भी पावर है कि वो ऑर्डिनेंस को किसी भी टाइम विड्रॉ कर सकते हैं। 7th पॉइंट है कि गवर्नर ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो है इज़ नॉट इन डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। दिस मीन्स दैट ही शी कैन प्रोमलगेट और विदड्रॉ एन ऑर्डिनेंस ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। जो डिस्क्रिशनरी पावर होती है जैसे कि हमें पता ही है, हमने प्रेसिडेंट के केस में पढ़ाई था कि यहाँ पे उन्हें किसी से पूछना नहीं पड़ रहा है। डिस्क्रिशनरी पावर जब भी प्रेसिडेंट को दी जाती है तो अपने हिसाब से, यानी कोई उनसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि भाई आपने ऐसा क्यों किया,
कोई उनसे जवाब नहीं मांगेगा, वो अकाउंटेबल नहीं है किसी चीज़ से, जुडिशरी को मतलब कहीं ना कहीं उनसे सवाल नहीं पूछ सकते, तो उस केस में हम कह सकते हैं कि डिस्क्रिशनरी पावर जब होती है प्रेसिडेंट के पास तो उन्हें किसी चीज़ का जवाब नहीं देना होगा। बट क्योंकि जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है वो हमारे प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनरी पावर के अंदर नहीं आता। अगर वो उनकी डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है तो जो भी एक्शन ले रहे हैं कि मुझे ऑर्डिनेंस को लेके आना है या नहीं लेके आना है, तो कहीं ना कहीं बैक हैंड में कौन उनको एडवाइस कर रहा है सब करने के लिए? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। यानी उनकी एडवाइस से ही जो है प्रेसिडेंट जो है प्रोमलगेट भी करेंगे ऑर्डिनेंस को और विड्रॉ भी करेंगे। सेम अगर गवर्नर की केस की बात करते हैं तो गवर्नर की जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर अगेन वो भी डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है गवर्नर की। इसका मतलब कि प्रोमलगेट जब भी किया जाएगा ऑर्डिनेंस को, यानी जब भी ऑर्डिनेंस को विड्रॉ किया जाएगा तो किसकी एडवाइस में किया जाएगा? तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर। ठीक है, नेक्स्ट बोला गया 8 पॉइंट, एन ऑर्डिनेंस इशूड बाय प्रेसिडेंट शुड बी लेड बिफोर द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट व्हेन इट रीअसेंबल। तो एक बार जैसे ही आपकी जो असेंबली है पार्लियामेंट के केस में अगर वापस से रीअसेंबल हो रहे हैं, वो वापस से अपने सेशन में आ रहे हैं दोनों, चाहे वो लोकसभा और राज्यसभा हो या फिर राज्यसभा पहले से प्रेजेंट तो लोकसभा वापस से रीअसेंबल हो रही हो, तो तुरंत जो है उस ऑर्डिनेंस को पेश किया जाएगा दोनों हाउसेस के सामने और उनसे कहीं ना कहीं अप्रूवल लिया जाएगा कि क्या आप चाहते हैं इस पर्टिकुलर ऑर्डिनेंस को मतलब वापस से कंटिन्यू करना अगर चाहते हैं। तो फिर अगर मान लो दोनों ने सहमति दे दी तो उस ऑर्डिनेंस की जगह एक पर्टिकुलर बिल ला के हाउस में पेश किया जाएगा एंड देन फिर उस बिल को फिर फर्दर एक्ट बना के उस हिसाब से जो मेन आपका जो प्रोसीजर है ऑर्डिनेंस बिल का, ऑर्डिनरी बिल में जिस तरीके से प्रोसीजर होता है उस प्रोसीजर को फॉलो करके फिर उस पर काम किया जाएगा। ठीक है, गवर्नर की बात करें तो ऑर्डिनेंस इशू जो किया जाता है गवर्नर के द्वारा, देन जैसे ही असेंबली आती है तो असेंबली के सामने रखा जाता है। अगर सिर्फ असेंबली है तो सिर्फ असेंबली के सामने रखेंगे, नहीं तो दोनों हाउसेस के सामने पेश किया जाएगा जैसे वो रीअसेंबल हो रहे हैं। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि एन ऑर्डिनेंस इशूड बाय प्रेसिडेंट सीजेस टू ऑपरेट ऑन द एक्सपायरी ऑफ 6 वीक फ्रॉम द रीअसेंबली ऑफ द पार्लियामेंट। यानी जैसे ही पार्लियामेंट रीअसेंबल हुआ उनके पास सिर्फ 6 हफ्तों का टाइम होता है उस पर्टिकुलर ऑर्डिनेंस को अप्रूवल देना। अगर 6 हफ्ते बीत गए कोई अप्रूवल नहीं मिला तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली वो एक्सपायर हो जाएगा और अपने आप ही वो सीज हो जाएगा फिर। ठीक है, यानी ख़त्म हो जाएगा उसका ऑपरेशन जो था उस ऑर्डिनेंस का ख़त्म हो जाएगा। इट में सीज टू ऑपरेट इवन अर्लियर देन द प्रिस्क्राइब 6 वीक इफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट पास अ रेजोल्यूशन अप्रूविंग इट। यानी कि अगर मैं बात करूँ ऑर्डिनेंस की तो ऑर्डिनेंस को ख़त्म करने के 2 तरीके हैं। पहला, या तो अब 6 हफ्तों तक कोई एक्शन ना ले, पार्लियामेंट अगर 6 हफ्तों तक कोई भी एक्शन नहीं ले रही तो ऑटोमेटिकली उसका ऑपरेशन स्टॉप हो जाएगा। या फिर जैसे ही पार्लियामेंट रीअसेंबल होकर आई है अपने हाउस में, आते ही उन्होंने एक ऐसा रेजोल्यूशन पास कर दिया कि भाई ये जो ऑर्डिनेंस है हम इसको डिसअप्रूव कर रहे हैं। अब डिसअप्रूव करने का मतलब यहाँ पे आप अप्रूवल नहीं देके डिसअप्रूव कर रहे हो तो तब इमिडिएटली जो है आपका ऑर्डिनेंस ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 तरीके होते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट के केस में अगर हम गवर्नर के केस की बात करें तो यहाँ बताया गया कि ऑर्डिनेंस इशूड बाय गवर्नर सीजेस टू ऑपरेट ऑन द एक्सपायरी ऑफ 6 वीक। यानी कि आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे 6 हफ्ते प्रेसिडेंट के पास हैं और यहाँ पे भी 6 हफ्ते दे रखे गवर्नर के केस में भी। फ्रॉम द रीअसेंबली ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर इट में सीज टू ऑपरेट इवन अर्लियर देन द प्रिस्क्राइब्ड 6 वीक if a resolution disapproved if it is passed by the state assembly and it is agreed to the legislative council in case of bicameral। ठीक है, नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा कि प्रेसिडेंट को कोई भी इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं है ऑर्डिनेंस बनाने के लिए। ठीक है, ऑब्वियसली वो सुप्रीम है तो उनको कोई भी इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है। जब भी ऑर्डिनेंस बनाना होगा सिंपली वो एडवाइस लेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, बोलेंगे हाँ इस पर जैसे, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं जो सरकार हमारी है वो जान रही है कि किस तरीके से ग्राउंड लेवल में क्या रियलिटी है, किस जगह कैसे सिचुएशन हो गई है और उसको सिचुएशन को टैकल करने के लिए क्या इमीडिएट स्टेप होना चाहिए। बट क्योंकि गवर्नमेंट जानती है कि भाई ठीक है ये इशू काफ़ी ज़्यादा सीवियर हो गया, बट क्योंकि हम सेशन में नहीं है तो क्यों ना हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर साथ में बैठ के डिसाइड कर ले एंड वो डिसीजन कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट को बताया जाता है। तो प्रेसिडेंट को बोला जाता है क्योंकि आपके पास ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है तो क्यों ना आप इसके लिए उस पर्टिकुलर इशू के लिए आप ऑर्डिनेंस फॉर्म कर लिए, लॉ बना के आ जाए। ठीक है, यानी कोई फर्दर इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं है प्रेसिडेंट को। बट अगर देखा जाए गवर्नर केस में तो गवर्नर कैन नॉट मेक एन ऑर्डिनेंस विदाउट द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द प्रेसिडेंट इन 3 केसेस। यानी प्रेसिडेंट की इंस्ट्रक्शन के साथ ही जो है गवर्नर जो है वो बना सकता है, ऑर्डिनेंस बना सकता है। 3 केसेस में आपको देखने को मिलेगा। पहला, इफ़ अ बिल कंटेनिंग द सेम प्रोविजन वुड हैव रिक्वायर्ड द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट फॉर इट्स इंट्रोडक्शन इनटू द स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है,
यानी कि हम कह सकते हैं कि वो ऐसा बिल है जिसके जो प्रोविजंस है वहाँ पे ज़रूरी है कि आप पहले प्रेसिडेंट से सैंक्शन लें, प्रीवियस सैंक्शन लें, तब जाके आप स्टेट लेजिस्लेचर में इसको इंट्रोड्यूस करें। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर प्रेसिडेंट की पहले हामी ली जा रही है तो ऐसे केस में अगर आप बिल लेके आ रहे हो या सॉरी ऐसे केस में अगर ऑर्डिनेंस लेके आ रहे हैं गवर्नर, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि वो पहले प्रीवियसली जो है प्रेसिडेंट से सैंक्शन ले, देन जाके उस पर ऑर्डिनेंस बना। क्योंकि अगर स्टेट लेजिस्लेचर होता तो वो भी पहले इस तरीके से प्रेसिडेंट से परमिशन लेता तभी जाके लॉ बना पाता, ठीक है, बिल लेके आ पाता। तो बट स्टेट लेजिस्लेचर नहीं है, बट बिल के प्रोविजन इस तरीके से हैं कि वहाँ पे प्रेसिडेंट की सहमति होनी ज़रूरी है, तो गवर्नर भी सहमति लेगा। ऐसा नहीं कि गवर्नर को नहीं लेना, स्टेट लेजिस्लेचर को चलो लेना होता है, बट गवर्नर को ज़रूरत नहीं है तो नहीं। अगर वो बिल की रिक्वायरमेंट ही ऐसी है तो चाहे बिल आपका लेजिस्लेचर लेके आ रहा हो या गवर्नर लेके आ रहा हो, दोनों ही केस में प्रेसिडेंट की सहमति ज़रूरी है। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि इफ़ ही शी वुड हैव डीम्ड इट नेसेसरी टू रिजर्व अ बिल कंटेनिंग द सेम प्रोविजन फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है, यानी कि गवर्नर को लगता है कि वो पर्टिकुलर जो बिल है वो रिजर्व रखना चाहिए प्रेसिडेंट के लिए बिकॉज ऑफ जो भी प्रोविजंस, क्योंकि देखो रिजर्व के लिए जो क्राइटेरिया हमने बताया था अगर वही क्राइटेरिया है, नेशनल इंपॉर्टेंस रखता है और नेशनल इंपॉर्टेंस का केस है जिसके वजह से जो है ऑर्डिनेंस लेके आ रहा है, तो अगेन वो बिल पहले प्रेसिडेंट के पास जाएगा कंसिडरेशन के लिए, ठीक है, तभी गवर्नर जो है ऑर्डिनेंस ला सकते हैं। थर्ड है इफ एन एक्ट ऑफ द स्टेट, ठीक है, इफ एन एक्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर कंटेनिंग द सेम प्रोविजन वुड हैव बीन इनवैलिड विदाउट रिसीविंग द प्रेजेंट एसेंट, ठीक है, मतलब वही चीज़ घुमा फिरा के बोली जा रही है कि अगर मान लो स्टेट लेजिस्लेचर जिस तरीके से कोई एक्ट लेके आता है वही सेम प्रोविजंस हैं उसके, बट उन्होंने प्रेजेंट की एसेट ली नहीं है पहले, तो इसलिए वो पर्टिकुलर जो एक्ट है कहीं ना कहीं इनवैलिड हो जाएगा। यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर ऐसे किसी मैटर के ऊपर अगर बिल लेके आ रहा है जहाँ पे प्रेजेंट की एसेंट लेना, रिसीव करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो उसको पहले लिया जाएगा। अगर बिना लिए आप कोई एक्ट बनाने की कोशिश करते हैं तो वो एक्ट बेसिकली इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। तो सिमिलरली गवर्नर को भी इस केस में प्रेजेंट की एसेंट लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे बेसिकली हमने कवर कर लिया है आपका ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर प्रेसिडेंट एंड गवर्नर की, ठीक है। आई होप आपको इसमें कोई डाउट ना हो। नेक्स्ट आपका जो है कंपैरिजन पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर का है, ठीक है। तो ये लास्ट कंपैरिजन है। सबसे पहले प्रेजेंट के केस में देखते हैं तो पार्डनिंग पावर क्या होती है वो मैंने प्रेजेंट में भी आपको बताई, गवर्नर के केस में भी कल हमने इसको डिस्कस कर लिया था। तो यहाँ पे मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगी कि पार्डनिंग पावर में क्या होता है, रिप्राइव में क्या होता है, बस आप उसको समझ लीजिए कंपैरिजन को, ठीक है। प्रेजेंट ये इसमें बोला गया है कि प्रेजेंट कैन पार्डन कर सकते हैं, रिप्राइव, रिस्पाइट, रिमिट, सस्पेंड और कम्यूट कर सकते हैं पनिशमेंट को या फिर सेंटेंस ऑफ एनी पर्सन, ठीक है, कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस अगेंस्ट द सेंट्रल लॉ, यानी सेंट्रल लॉ के हिसाब से अगर मान लो उसने कोई क्राइम किया, उस पर्टिकुलर लॉ को ऑफेंस किया है और उसको अगर सज़ा मिली है, कोई भी तरीके की सज़ा मिली हो, बट उसको जो है कहीं ना कहीं जो है उस सज़ा को कहीं ना कहीं कम करना है, पूरी तरह से माफ़ी दे देनी है, उसके बेसिकली करेक्टर को चेंज करना है या फिर टाइम को चेंज करना है, ठीक है, टाइम पीरियड रिड्यूस करना है, तो वो पावर कहीं ना प्रेसिडेंट के पास है। गवर्नर की केस में बात करते हैं तो गवर्नर अगेन पार्डन भी कर सकते हैं, पूरी तरह माफ़ कर सकते हैं, रिप्राइव कर सकते हैं, रिस्पाइट, रिमिट, सस्पेंशन, कम्यूट कर सकते हैं पनिशमेंट और सेंटेंस ऑफ एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट लॉ, स्टेट लॉ के हिसाब से उस पर्सन ने कुछ किया है तो उस केस में जो है गवर्नर के पास पावर है। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि प्रेसिडेंट कैन पार्डन, रिप्राइव, रिस्पाइट, रिमिट, सस्पेंड और कम्यूट अ डेथ सेंटेंस को भी कर सकते हैं। ही शी इज़ ओनली अथॉरिटी टू पार्डन अ डेथ सेंटेंस, यानी कि हमारे पूरे कंट्री में अगर कोई भी पर्सन को अगर डेथ सेंटेंस मिलता है, चाहे वो मद्रास में रहने वाला हो या फिर महाराष्ट्र का रहने वाला हो या फिर असम का रहने वाला हो या फिर गुजरात का रहने वाला हो, तो उस केस में अगर उस पर्सन को जो डेथ सेंटेंस मिला है तो पार्डन अगर कोई कर सकती है तो वो इसकी अथॉरिटी है, वो है प्रेसिडेंट, ठीक है। तो प्रेसिडेंट ही जो है डेथ सेंटेंस को पार्डन कर सकते हैं। गवर्नर की केस की बात करें तो ही शी कैन नॉट पार्डन डेथ सेंटेंस, क्योंकि डेथ सेंटेंस को बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर किसी पर्सन को डेथ सेंटेंस मिला हो, चाहे वो स्टेट लॉ के हिसाब से मिला हो या फिर सेंट्रल लॉ के हिसाब से मिला हो, तो कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि पहले उस इशू को देखे किस तरीके से है, देन ही वो है उस पर्टिकुलर चीज़ में पार्डन अगर लगता है उनको देना चाहिए तो भी वो देंगे, ठीक है। यानी कि हमारे गवर्नर के पास डेथ सेंटेंस में पार्डन करने की पावर नहीं है, इवन इफ अ स्टेट लॉ प्रिस्क्राइब अ डेथ सेंटेंस, यानी स्टेट लॉ के द्वारा उस पर्सन को डेथ सेंटेंस दिया तब भी नहीं। द पावर टू ग्रांट पार्डन लाइज विद द प्रेसिडेंट के पास ही है एंड नॉट द गवर्नर, बट द गवर्नर कैन सस्पेंड, रिमिट और कम्यूट कर सकता है डेथ सेंटेंस, मतलब वही डेथ सेंटेंस को चेंज करके वो लाइफ इम्प्रिजन में कन्वर्ट कर सकता है या फिर उसके जो पीरियड है उसको कम कर सकता है। तो इस तरीके से जो
ये सारे ऑप्शन तो अवेलेबल है गवर्नर के पास, बट कम्प्लीटली जो पार्डन करने वाली बात होती है डेथ सेंटेंस की, वो हमारे गवर्नर के पास ना होके हमारे प्रेसिडेंट के पास है, भले वो स्टेट लॉ के हिसाब से वो डेथ सेंटेंस प्रिस्क्राइब किया गया हो। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि प्रेसिडेंट जो है कैन पार्डन ग्रांट कर सकते, पार्डन, रिप्राइव, रिस्पाइट, सस्पेंशन, रिमिशन और कम्यूटेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ पनिशमेंट और अ सेंटेंस बाय अ कोर्ट मार्शल, यानी मिलिट्री कोर्ट के द्वारा अगर किसी पर्सन को कुछ भी मतलब सेंटेंस दिया गया, कोई पनिशमेंट दिया गया है, तो उस केस से पूरी तरह से उसको पार्डन करना, उसकी सज़ा को कम करना, उसकी सज़ा को चेंज कर देना, करेक्टर चेंज करना, फिर टाइम पीरियड चेंज करना, तो वो कहीं ना कहीं हमारे प्रेसिडेंट के पास ही वो पावर थी, यानी वो गवर्नर के पास भी नहीं मिले, क्योंकि मिलिट्री कोर्ट जो है ना वो गवर्नर के डोमेन में आता ही नहीं है। अगर मान लो किसी भी पर्सन को कोई भी सज़ा मिल रही है मिलिट्री कोर्ट के द्वारा, तो वो गवर्नर के डोमेन में है ही नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के डोमेन में आता है, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पे कोई भी माफ़ी देनी है, सज़ा को कम करना है, चेंज करना है, तो वो गवर्नर ही कहीं ना कहीं अपनी पार्डनिंग पावर को यूज़ करके करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने गवर्नर की जो पावर्स है फाइनली ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास सिर्फ 2 टॉपिक्स बचे हुए इस पर्टिकुलर चैप्टर में। पहला है कॉन्स्टिट्यूशनल पावर ऑफ गवर्नर, ठीक है, वो हम देखेंगे। देन आपका बचा है क्या क्या इश्यूज़ है गवर्नर की फंक्शनिंग में, और सरकारी कमीशन ने किस तरीके से क्या क्या इश्यूज़ बताएं कि अगर इस तरीके से होता है तो क्या क्या चीज़ें मतलब ऑब्वियसली करनी चाहिए कि गवर्नर की जो पोजीशन है वो न्यूट्रल रहे, आउटसाइडर ना हो। इतना तो देखो हमने कवर ही कर लिया था कि सरकारी कमीशन के अकॉर्डिंग जो है गवर्नर आउटसाइडर नहीं होना चाहिए, कोई पर्टिकुलर पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है, न्यूट्रल वे में काम करना चाहिए। उसके उन्होंने काफ़ी सजेशंस भी दिए थे किस तरीके से जब आप अपॉइंटमेंट कर रहे हो तो चीफ मिनिस्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी है, वाइस प्रेसिडेंट और आपके जो लोकसभा के स्पीकर हैं उनसे कहीं ना कहीं कंसल्ट करना ज़रूरी है। तो वो सब हमने ऑलरेडी देख लिया था, बाकी जो फर्दर चीज़ें हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में बेसिकली इन 2 टॉपिक्स को कवर करेंगे। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आई होप आपको ये डिस्कशन जो है समय अच्छा लगा हो। अगर पसंद आया हो वीडियो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट मेंशन कर सकते हैं। ओके, देन मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक।